हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है लीनियर इक्वेशन का। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिटेल में ग्राफिकल सॉल्यूशन को कवर किए थे, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, क्या क्या पार्ट्स है, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये सारे जितने भी पोर्शंस है अपन ने डिटेल में उसको स्टडी कर रखे थे। तो आज के लेक्चर ऑनवर्ड्स हम चलिए आज स्टार्टिंग में हम पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस करके कुछ 10 to 15 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनको देखते हैं कि उनका आंसर्स को कैसे लिखेंगे हम बोर्ड्स में। तो वो पार्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। जैसे ही वो क्लियर होता है हम आगे के पोर्शन में चलेंगे। दैट इज़ हमारा प्रॉपर जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का कंडीशंस क्या होता है किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, है ना। तो वो पार्ट को अपन बाद में डील करने वाले। पहले हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम से बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का लेंथ है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम चला जाएगा उस चक्कर में। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही सवाल है, कहाँ का है मेरे को पता नहीं, बट एनसीईआरटी में है। तो आप ऑलरेडी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन कॉपी में लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज The coach of a cricket team buys three bats and six balls for rupees 3900 for rupees 3900. Stop. Later he buys another bat and three more balls of the same kind for rupees 1300. Stop देके लिखो। represent this situation algebraically and geometrically. represent this situation algebraically and geometrically. क्लियर है? इसी सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। क्यों? चलिए, तो बस फॉर्मुलेट करने बोला है, कोई खास सॉल्यूशन वगैरह निकालने नहीं बोला है, कि फॉर्मुलेशन चाहिए आपको, है ना। एक आपको एल्जेब्रिकली पूछ रहा है कि कैसे इसको फॉर्मुलेट करोगे, और दूसरा आपको ज्योमेट्रिकली पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा आपको ज्योमेट्रिकली पूछ रहा है। सही बात। चलिए, तो अगर क्रिकेट को कोच जो टीम का है वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है, तो हम जो वेरिएबल यहां पे एज्यूम करेंगे वो प्राइस का मामला यहां पे दिया हुआ है कि 3 बैट और 6 बॉल का टोटल प्राइस इतना गया। तो हम ऑब्वियसली वेरिएबल जो कंसीडर करेंगे वो किसको कंसीडर करेंगे कि एक बैट का प्राइस इतना है और एक बॉल का प्राइस इतना है, यही तो कंसीडर करोगे ऑब्वियसली। तो अगर एक बैट का प्राइस हम x रुपीस कंसीडर कर लेते हैं और एक बॉल का प्राइस y रुपीस कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो जनरेट होगा वो क्या होगा? 3x + 6y, क्योंकि टोटल बैट खरीदने 3 बैट खरीदा, एक बैट का प्राइस x रुपीस है, तो 3x रुपीस हो जाएगा टोटल बैट खरीदने का जितना पैसा लगेगा, और प्लस 6y हो जाएगा। एक बॉल खरीदने का y रुपीस है, तो 6 बॉल खरीदने का 6 × y रुपीस है, और टोटल कितना खर्च हुआ है? 3900। तो ये आपके पता भी 3 से कैंसिल वगैरह कर सकते हो। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक और लीनियर इक्वेशन जरा क्या हो जाएगा बताइएगा। आगे बोला है कि लेटर ही बाइज अनदर बैट का मतलब एक और बैट खरीदा, तो x × 1, ठीक है। और बॉल कितना खरीदा? बॉल खरीदा 3 बॉल, तो 3 × y, है ना। और इसमें उनको कितना लगा? 1300 रुपीज लगा। इनमें उनको कितना लगा? 1300 रुपीज लगा है। क्लियर है? तो ये 2 लीनियर इक्वेशन बन गया, यही हो गया एल्जेब्रिकली फॉर्मुलेशन। और इसी का ग्राफ बना देंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? बट ऐसे हवा में लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए, मैं एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपको बता दिया, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, देन मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्जैक्टली आंसर को राइट कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, आप पहले समझ लो, अभी कुछ नोट वगैरह मत करो। तो अगर मैं इनको ग्राफिकली प्लॉट करने जाऊंगा दोनों लीनियर इक्वेशन को,
तो ऑब्वियसली मैं कैसे प्लॉट करूंगा जरा ध्यान से देखना। पहले मेरे पास इक्वेशन जो आएगा वो 3 से कैंसिल होने के बाद x प्लस 2y बराबर 1300 कुछ दिखेगा और x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इन दोनों को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते वो भी हम सीखेंगे। अभी तो हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते वो सीख रहे हैं ना। एल्जेब्रिक पहले तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, फिर हम सॉल्विंग भी सीखेंगे ग्राफिकली आज के ही लेक्चर में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं लूंगा और ये जो है एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करोगे वो हम अगले लेक्चर में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू देखने वाले, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत करो। तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है मैं आखिरी लेक्चर में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। 2 पॉइंट आप लेके काउंट कर सकते हो, एक में आप x से 0 कर दोगे, दूसरे में y 0 कर दोगे। अगर x से 0 करोगे तो y आ जाएगा आपका लगभग 650 और y अगर 0 हो जाएगा तो x आ जाएगा 1300, ठीक है। तो एक पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए ये 1300,0 तो उसका लगभग आधा 0,650 हो जाएगा एक और। तो पहला वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो ये बन गया, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होगा हमेशा, ठीक है। तो इसके चलते अगर टेबल बना ले तो कैसा दिखेगा टेबल, एक्स वाई, यहाँ पे एक बार x को 0 एक बार y को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो y करीब करीब 1300/3 तो लगभग 400 समथिंग कुछ होगा, 433.33 के आसपास। और y अगर 0 रख दूंगा तब तो x 1300 ही होगा। मतलब यहाँ से पास तो होना ही है इनको, यहाँ से पास तो इनको होना ही है, क्यों, सही बात है, यहाँ से पास तो होना ही है। और अब की बार ये 1300/3 मतलब 600 से 650 से थोड़ा सा कम होगा, 450 के आसपास होगा। तो दूसरा वाला लाइन कुछ ऐसे चला जाएगा, सही है, कुछ ऐसे चला जाएगा। तो दोनों जो कट मारा वो कहाँ पे कट मारा, एक ही पॉइंट में कट मारा है, क्लियर है। दोनों जो कट किया है वो एक ही पॉइंट में, यूनिक पॉइंट में कट किया है ना, और उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1300,0 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ तो कि वो कितना एक चेयर का कॉस्ट, और सॉरी यार क्या बोल रहे, एक चेयर क्या बोल रहे, एक क्रिकेट बैट, जो उन्होंने जो सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से एक क्रिकेट बैट और एक क्रिकेट बॉल का कॉस्ट कितना है। तो क्रिकेट बैट का कॉस्ट तो आ गया 1300 और क्रिकेट बॉल का कॉस्ट आ गया 0 रुपीज। अगर दोनों सिस्टम को सेटिस्फाई करना है तो, ठीक है, दोनों को अगर सेटिस्फाई करना है तभी, मतलब क्रिकेट बॉल उसको मुफ्त में फ्री में मिल गया, क्यों, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंटरप्रेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन और ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बट एग्जाम में अभी इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, आप जरा कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट, फॉर्मुलेशन एल्जेब्रिकली लिखिएगा। लेट द प्राइस ऑफ अ बैट बी x रुपीज and that of a ball be y rupees and that of a ball be y rupees, सही है। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा चीज़ों को लिखना। It is given that 3 bats and 6 balls are bought for rupees 3900. It is given that 3 bats and 6 balls are bought for rupees 3900. Therefore 3x plus 6y is equal to 3900. Again, it is also given that 1 bat and 3 balls of the same kind cost rupees 1300. Therefore, x plus 3y equal to 1300. ये सेकंड इक्वेशन है, नीचे लिख दो। Therefore, algebraic representation of the given situation is, the algebraic representation of the given situation is, ये दोनों इक्वेशन लिख करके रख दो, क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन लिख करके रख दो। आगे चलो और हेडिंग लगाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग लगाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखिएगा वही टेबल बनाना है ना। पहले लिखिएगा वी हैव 3x प्लस 6y बराबर 3900 इम्प्लाइज x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। इसके नीचे लिखो therefore the two solutions
द टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 आर यहां तक लिखने के बाद ये टेबल बनाओ, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी सेम लिखो, सेकंड वाले के लिए भी सेम लिखो, सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी सेम लिखो। लिखने के बाद ग्राफ बनाओ, स्केल से प्रॉपरली ग्राफ बना लीजिएगा, नेमिंग कर दीजिएगा। ये कौन सा ग्राफ है, ये 3x + 6y = 3900 है ना। स्केलिंग प्रॉपरली कर लेना, इसमें नंबर वगैरह दिया जाता है स्केलिंग में। अगर स्केलिंग में अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं आप जानते हो, ऑलरेडी 9th में सीख चुके हो, है ना। स्केल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। आपको लिखना पड़ेगा कि कितना आप माने हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो आराम से कि कंसीडरिंग 100 यूनिट इक्वल टू समथिंग स्क्वायर। जितना भी आप ग्राफ पेपर में जब बनाओगे, जितना स्क्वायर आप लोगे उतना ही आप मार्क कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल 13 में जा करके, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर को अगर आप 100 यूनिट मानते हो तो 13 में जाके वो कट मारेगा। तो अकॉर्डिंगली इधर भी स्केलिंग कर लीजिएगा आप। सही बात है। तो 2 पॉइंट आप बेशक बनाइए। और एज यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर इसको आप अवॉइड करना चाहते हो तो एक इंटीजर वाला पॉइंट भी आप ले सकते हो, जहां से आपको इंटीजर मिल रहा होगा। क्यों, इंटीजर वाला पॉइंट भी आप ले सकते हो बिल्कुल। x को आप 0 ना बोल के आप ऐसे कर लो, मेरे ख्याल से x को 100 मान लो, तो 1300 - 100 1200/3 400 हो जाएगा। तो 100,400 अगर आप प्लॉट कर दोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 100,400, ठीक है। वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 1300 / 3 डेसिमल में आएगा, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इंटीजर पॉइंट्स को सर्च करना, हमेशा 0 पुट करके अगर इंटीजर नहीं मिलता है तो ऐसा वैल्यू पुट करना जिसके वजह से वो इंटीजर मिल जाए, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों अगर इंटीजर आएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाइएगा अच्छे से, ये ग्राफ बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। पॉइंट्स का नाम दीजिएगा, इसको A बता दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो जो पॉइंट्स का नाम दिया है मैं वही दे देता हूँ तो आसानी होगा, है ना। ये B दे दीजिएगा और यहाँ पे PQ दे दीजिएगा मान लीजिए, ठीक है। चलो लिखो लिखो, अभी थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लो, ग्राफ के नीचे लिख लो। नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स, नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स A 1300,0 A 1300,0 and P 0, and P, अरे यहाँ पे दोनों x के ऊपर हो गया, and P 0, P 0, कितना था यार, हाँ इसमें था 650, and P 0, 650 and draw the line AP through these two points to represent the equation 3x + 6y = 3900 as shown in figure, Stop. Again we plot the points A 1300,0 and Q 100,400 and draw the line AQ passing through these two points, clear है। स्टॉप देके लिखो, पैराग्राफ देके। we observe that the two lines representing the two equations are intersecting at the point and they intersect at point A 1300,0 and they intersect at point A 1300,0 ठीक है। तो अगर आपका सॉल्यूशन को ग्राफिकली सिर्फ रिप्रेजेंट करने बोला है, या फिर ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, या फिर मान लो एल्जेब्रिकली अगर फॉर्मुलेट या रिप्रेजेंट करने अगर बोला है ना। फॉर्मुलेशन रिप्रेजेंट करना एक ही बात है, फॉर्मुलेट करना और रिप्रेजेंट करना, एल्जेब्रिकली हो ग्राफिकली हो, ठीक है। तो यहां तक लिखना सफिशिएंट है, यहां तक लिखोगे गजब इंप्रेशन आएगा, फुल मार्क आपको दिया जाएगा। समझो मेरी बात, क्लियर है। बट अगर सॉल्व करने को बोला जाता है तो और 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, जब सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता के दूंगा।
क्लियर है? अभी 2-3 क्वेश्चन हम फॉर्मुलेशन के ऊपर बेस करके कर लेते हैं। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको मिला वो क्या मिला कि जो लाइंस, जो दो लीनियर इक्वेशन आपके पास फॉर्मुलेट हुआ अलजेब्रिकली, वो दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? मतलब ये क्या दे रहा है? यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। मतलब ये सिस्टम कंटेनिंग टू लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है जिसका यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। क्लियर है दोस्त? चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभी आप इजीली मेरे ख्याल से टैकल कर लोगे चीज़ों को, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपको क्वेश्चन डिक्टेट करा देता हूँ एंड देन फॉर्मुलेट करा के मैं छोड़ दूंगा, बाकी लिखना विखना पार्ट आप आराम से कर लोगे। अभी मेरा ये पूरा भरोसा है। एक क्वेश्चन फॉर्मुलेशन मैंने पूरा अच्छे से लिखा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको लिख देना है क्या है उसमें। लिखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का ही है। लिखिए, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज्ड Romila went to a stationery stall and purchased 2 pencils and 3 erasers. 2 pencils and 3 erasers for ₹9. For ₹9. Stop. Her friend Sonali saw the new variety of pencils. So the new variety of pencils and erasers. So the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Of the same kind for ₹18. Stop. Represent this situation algebraically and graphically. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्या बोला है भाई? 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदता है 9 रुपीज़ में, तो क्या आ जाएगा? पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा बार बोला है 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदता 18 रुपये, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, जहाँ पे x और y क्या है? हमने मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है और एक इरेजर का कॉस्ट y रुपीज़ है। अभी अगर आप ईमानदारी से यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो देखोगे आपके पास वापस ऊपर वाला इक्वेशन ही घूम करके आ गया। मतलब इन दोनों को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट भी करोगे तो ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हकीकत में तो वो दोनों लाइन अलग अलग होंगे, बट वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे। बात समझ में? मतलब अल्टीमेटली दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी जो पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा वो कैसा सॉल्यूशन आएगा? अभी तो सॉल्यूशन निकालने बोला नहीं, अगर निकालने बोला जाता तो हम क्या कमेंट करते? कंसिस्टेंट होगा सिस्टम और इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर लाइंस को इंसिडेंट हो जाता है, एक के ऊपर एक अगर बैठ जाता है तो ऑब्वियसली आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ना करके इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाता है। और अगर लाइन डिसजॉइंट पैरेलल हो जाता है तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इजीली मेरे ख्याल से आप इसको टैकल करके बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है? क्लियर है? बस लास्ट में लिख देना है ना, वी फाइंड दैट बोथ द लाइंस, जो भी लिखोगे आप, जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों कोइंसिडेंट होता तो अपन क्या लिखते हैं कि बोथ द लाइंस AP एंड AQ आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे एज सॉल्यूशन निकालने वाले कोई बात है ही नहीं, तो इसमें हम दिमाग लगा के हमें कोई ज्यादा फायदा खास करके कुछ है ही नहीं। क्लियर है दोस्त? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, आगे की अगर हम बात करें तो और मेरे को कुछ क्वेश्चंस इस टाइप में तो खास कुछ दिख नहीं रहा है। एक और सवाल है
मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। हाँ, एनसीईआरटी का ही है, बट बताऊँ या नहीं बताऊँ। 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। वही आप 1 kg एप्पल का कॉस्ट मानोगे ₹X और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट मानोगे ₹Y, फिर फॉर्मुलेट करने बोला है, तो ये इजीली हो जाएगा आपसे, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं ख्याल से, मेरे ख्याल से। तो अगर टेंशन वाली बात कुछ है नहीं तो आप इजीली टैकल कर लोगे। मैंने प्रोसेस आपको ऑलरेडी समझा दिया कि करते कैसे। क्लियर? फालतू टाइम वेस्ट करके और फ़ायदा नहीं। तो अभी चलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मुलेशन कैसे करना है, लिखना विखना कैसे है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी अपन चलते हैं आगे के पैटर्न में, दैट इज मान लीजिए सॉल्विंग वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो आप समझ ही गए ऑलरेडी। वही ग्राफ बना के ग्राफिकली सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, बट लिखेंगे कैसे उनको, वही चीज़ है ना। तो वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि वीडियो ओके है कि नहीं। बिल्कुल, चलो तो एक आध सवाल बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ले लो, सॉल्व ग्राफिकली, ऐसे दिया हुआ है ना। आप देखो इक्वेशंस के ऊपर आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने को दिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करने को भी बोला जा सकता है, नहीं करने को भी बोला जा सकता है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब आगे के लेक्चर्स में अपन देखने वाले है ना। ग्राफिकली अगर बोला जाता है तो ग्राफिकली सॉल्व करने अगर बोला जाएगा तो कैसे करेंगे अभी देख ही लेंगे। ऑलरेडी आप देख ही चुके हो, ग्राफ बनाने के बाद यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक होगा, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, डिसजॉइंट पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, ये आप समझते ही हो है ना। और उसके ऊपर बेस करके और भी कुछ कंसेप्ट्स ऐड करने को बोल सकता है एरिया वेरिया निकालने के लिए, ठीक है। और रिप्रेजेंट या फॉर्मुलेट करने बोला गया तब तो कैसे करना है वो आप देख ही चुके हो ऑलरेडी। क्लियर है? एंड चेक whether the solutions are consistent or inconsistent, whether the solutions are consistent or inconsistent, consistent or inconsistent। x plus y बराबर 3 और दूसरा है 3x minus 2y is equal to 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, एंड देन जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको आपको कमेंट भी करना है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर दोस्त? चलो तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे कमेंट करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना। तो ऑलरेडी आप जानते हो, जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया वही आप फॉलो करते जाओगे, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले आप कंसीडर कर रहे हो पहला लाइन को, वी हैव, जो लाइन हमारे पास है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। समझ में आया? ठीक है। देन एनी 2 पॉइंट्स, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, 2 पॉइंट्स निकालेंगे सच दैट एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों के दोनों इंट्रीगल कोऑर्डिनेट आ जाए। क्लियर है क्या? देन एनी 2 points on equation 1 are, क्या आ जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट का अगर मैं बात करूं इक्वेशन 1 में तो वो क्या आएगा, देखो ज़रा, x y। अगर मैं x को 0 रखूं तो y 3 आएगा, अगर मैं y को 0 रखूं तो x 3 आएगा। यहाँ पे तो सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है। और मान लीजिए एक साथ ही लिख देते a 0,3 एंड b 3,0। सिमिलरली एनी 2 points on 3x minus 2y equal to 4 आर, टेबल बना लो और लिख दो। क्या लिखोगे, y को अगर 0 करोगे तो x 4/3 आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो y को 1 कर देते। y को 1 करने से ये 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2,1। और दूसरा मान लेते x से 0 करोगे तो y -2 आ जाएगा। ऐसे मान लेते C2,1
एंड डी 0, -2। ठीक है, क्लियर है? अभी ग्राफ बनाइए। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। a और b को प्लॉट कीजिए। a 3, 0 है, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। ये 0, 3 है, ये 3, 0 है। इन दोनों को ज़रा ज्वाइन कीजिएगा और एक्सटेंड कीजिए, तो ये बन गया एक लाइन। ठीक है, और C 2, 1 है, तो 2, 1 तो मेरे ख्याल से उस लाइन के ऊपर भी बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो 2, 1 इसी लाइन के ऊपर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आपने लिए 0, -2, ये वाला लिया आपने। ठीक है ना? तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट मार के जाएगा? अगर मैं चेक करूँ 4/3, मतलब 1 से थोड़ा सा इधर, ऐसे ही मैं चेक कर रहा था जस्ट। तो ये हो गया एक और, है ना? तो ये मान लीजिए हो गया आपका C पॉइंट और ये हो गया D पॉइंट। सही है, क्लियर है? चलो, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ? नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स। अभी ये पूरा पार्ट तो आपका ग्राफ पेपर में आएगा। ये पूरा पार्ट तो आप ग्राफ पेपर में करोगे। ठीक है, घर पे भी आप जब करोगे, आप ग्राफ करोगे, प्रैक्टिस कर, मतलब खरीद के ग्राफ पेपर में ही कीजिएगा, और उसी ग्राफ पेपर में काट के आप अपना नोट्स में ऐड कीजिएगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। क्लियर है क्या? नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ करेंगे ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सब इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई को 0 कर दो, x = 4/3 आ जाएगा, तो 1.33, 1 से ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा, और ऑब्वियसली वहीं पे कट मार रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो आप जब स्केल से करोगे तो एक्यूरेटली आएगा। ठीक है, तो आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। ये स्केलिंग आप ग्राफ में लिखोगे। ठीक है ना? टेकिंग, मान लीजिए यहाँ पे 10 स्क्वायर्स है, मेरे को तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना है। मान लीजिए 10 स्क्वायर्स ही होता है, = 1 यूनिट along x axis, and similarly आप 10 squares = 1 यूनिट along y axis बोल सकते हो। क्लियर है? सो वी प्लॉट द, नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स a 0, 3। ओ माय गॉड, ये तो b है और ये a होगा। a 3, 0 and b 0, 3 on the graph paper, and draw the line AB. Similarly, we plot the points कौन कौन? C 1, 2 और D हो गया 0, -2, and D 0, -2 on the graph paper, and draw line CD. ठीक है? Now, as the lines AB and CD intersect each other at points क्या बोल रहा हूँ, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, at point C 1, 2, so the lines represented by x plus y = 3 and 3x minus 2y = 4 are intersecting lines, and hence they have a unique solution, x is equal to 1 and y is equal to 2। क्लियर है? समझ में आया? तो सॉल्यूशन आ गया, ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों लाइन आप ग्राफ पेपर से, अगर प्लेन पेपर में अगर बनाते हो तो आप ये पॉइंट ढूंढोगे कैसे? मान लो अभी तो ये जिस पॉइंट के थ्रू आपने ग्राफ बनाया, जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिए वहीं पे कट मार गया,
आपका किस्मत अच्छा है। मान लीजिए आपने कहीं पे भी लिए हो और ये ऐसा पॉइंट है, मान लो ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास किया और ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास किया, तब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे ढूंढ के? मान लो यहाँ पे अगर मैं 1,2 पॉइंट नहीं लेता, कुछ और पॉइंट ले लेता, तो आप ढूंढोगे कैसे ये पॉइंट निकाल के? इसको ढूंढने के लिए जहां पे कट मारेगा उस पॉइंट को ऐसे एक्स एक्सिस में गिराना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलरली स्केल से ज्वाइन करना पड़ेगा और उसी को वाई एक्सिस में लेकर के गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का यहाँ पे एक्स का वैल्यू और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, वही तो हो जाएगा ना आपका इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो तो ग्राफ पेपर से ही निकालना पड़ेगा ना आपको, इसीलिए हमने लिखा एंड हैव सो द सॉल्यूशन इज x = 1 एंड y = 2, जो आपको ग्राफिकली मिल रहा है, ठीक है। और एल्जेब्रिकल मेथड आप सीखने के बाद, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब सीखने के बाद आप इजीली उसी के थ्रू, पहले आप बच्चे तो ऐसे ही करते कि उसी के थ्रू पहले सॉल्यूशन निकाल देते हैं एंड देन चेक कर लेते हैं ग्राफ से, वहीं पे वो मतलब तब वो सेफ साइड में रहते हैं, उनको पता है कि सॉल्यूशन क्या आना है, थोड़ा सा इधर उधर होने नहीं देते वो, तो गलती होने का चांस नहीं रहता। वैसे ही करना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर पूछा जाता है तो पहले से छुप के आप एल्जेब्रिकली आप उसको सॉल्यूशन निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आना क्या है। अदरवाइज अगर आना होता, मान लो फ्रैक्शन में अगर आना होता है आंसर, है ना, आंसर अगर 14/3 होता है और ग्राफ से आपको लग रहा है 14/2 है या फिर 14/4 है, तो थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा ना यार, समझो मेरी बात, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझो मेरी बात। तो इसीलिए इस चीज को समझ के अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये x = 1 एंड y = 2 आ गया, आर द सॉल्यूशंस। हाँ, ये तो सॉल्यूशन। और आपको साथों साथ ये भी कमेंट करने पूछा था वेदर द सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो एज यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट का बात ही नहीं आता है। एंड द सॉल्यूशन इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या फिर सिस्टम बोल सकते हो, सॉल्यूशन ना दे करके सिस्टम बोल सकते, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये आपने समझ गए होंगे कि ग्राफिकली सवालों को सॉल्व करते कैसे हैं और उनको लिखा कैसे जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस ना आकर के पैरेलल लाइंस आ जाता है, डिसजॉइंट पैरेलल, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे रिप्रेजेंटेड बाय दिस। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, आर डिसजॉइंट लाइंस एंड हेंस दे हैव, डिसजॉइंट अगर हो जाएगा, सॉरी, आर डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन या फिर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? बस इतना सा चेंजेस आएगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस आ जाता है तो आप क्या करोगे? अगर कोइंसिडेंट आ गया तो बोलोगे कि आर कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस एंड दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बस इतना सा चेंज आएगा और बाकी सब कुछ पूरा कहानी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कमेंट कैसे करना है मैं ऑलरेडी सिखा के दिया है। तो अभी जो मैंने डिसजॉइंट पैरेलल और नो सॉल्यूशन वो सब का अलग से और कोई एग्जांपल नहीं कराऊंगा, क्योंकि पिछला लेक्चर में मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो बस लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप अपना नोट्स में यहाँ पे नोट दे करके लिख लीजिएगा अच्छे से कि अगर यहाँ पे डिसजॉइंट पैरेलल लाइन आता है तो इस तरीके से चेंजेस होगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और अगर इंटरसेक्टिंग ना आके डिसजॉइंट पैरेलल भी नहीं आया, कोइंसिडेंट पैरेलल अगर आ गया तो यहाँ पे कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये चीज पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या है? आपके पास तो लाइन तो अल्टीमेटली दोनों लाइन सेम ही होगा, एक ही ग्राफ बनेगा, है ना, दोनों ग्राफ सेम ही आएगा, एक ही ग्राफ बनेगा। और मतलब उस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे के सारे इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा, सारे के सारे इस सिस्टम का क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है मामला? ठीक है, तो पूरा अच्छे से कहानी क्लियर हो जाना चाहिए, मैं पहले ही बार आपको बता रहा हूं। सही है? ठीक है दोस्त, कंसिस्टेंट सिस्टम में यहाँ पे एक और लाइन लिख करके दिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो बिल्कुल कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन as shown in figure is a solution of the given system, जो कि बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, तो अगर आया तो आप फाइनली कंक्लूजन में एक और लाइन ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो इसको समझिएगा अच्छे से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आता ये सब मामला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है,
तो रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अभी थोड़ा और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स निकालेंगे, ठीक है, और उनको करने का कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। लिखिएगा आप, लिखिए इफ द लाइन देखो, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इफ द लाइन 4x plus 3y 4x plus 3y equals to a passes through the solution of the system x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12, then find a। ठीक है, अभी बहुत बच्चा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वो समझ ही गए होंगे कि अगर ये लाइन इस सिस्टम का सॉल्यूशन से पास कर जाता है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो डेफिनेटली इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि ये लाइन इस सॉल्यूशन से पास कर रहा है। बोला है ना कि ये लाइन इस सॉल्यूशन से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो इधर सेटिस्फाई करवा दोगे तो a का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चा इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके भी a का वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, बट मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे बता देता है रेस्ट्रिक्ट करके कि यू हैव टू सॉल्व द सिस्टम ग्राफिकली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए झंझट बढ़ जाएगा कि पहले इस गिवन सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन देखो, इस सिस्टम को सॉल्व करना तो आपके लिए आसान बात है, वो तो आप ऑलरेडी कर सकते हो। फिर क्या सॉल्यूशन आ रहा है, मैं रुको एक बार देख लेता हूँ, देखने के बाद और इजीली मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन अगर पता चल जाता है तो क्लियर हो जाएगा ना। 6,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या दोनों? हाँ बिल्कुल, तो 6,0 यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया मान लो। ठीक है, तो अभी आप क्या लिखोगे, अभी आप लिखोगे एज द लाइन 4x plus 3y equals to a passes through the solution of the given system that is 6,0, therefore 4 into 6 plus 3 into 0 is equal to a। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो बस ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको करना है ना। 3 मार्क का ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला पार्ट वो तो आपका होमवर्क है ना, और नीचे बस ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है यार, ये सब इजीली आप टैकल कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कलेक्शन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सिस्टम है 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड नंबर 1 मान लो द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट x एंड y एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द गिवन lines meet the coordinate axis,
क्लियर है? ये भी पूछा जा सकता है आपको, बिल्कुल। चलो इसके साथ और क्या वैरायटी पूछा जा सकता है देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और वैरायटी पूछा जा सकता है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन्स with x-axis and find its area, है ना। फिर अगला क्वेश्चन सेम y एक्सिस के साथ, अगला क्वेश्चन मान लीजिए सेम y एक्सिस के साथ रिपीट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सेम मान लीजिए y एक्सिस के साथ रिपीट हो गया। ठीक है, और मान लीजिए और कोई पैटर्न अगर मेरे को दिख रहा है तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा आपको। और कोई पैटर्न, हाँ बता देता हूँ, चलो ये सब भी कर लो। ठीक है, ये सब भी कर लो, ठीक है ना, ये सब भी कर लो। एक और सवाल दे देते हैं, मान लो ड्रॉ the graphs of the following equations, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 24 बराबर 0 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर बोला जा रहा है ऑब्टेन the vertices of triangles so formed, जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसका वर्टिसेस बताओ एंड इट्स एरिया भी निकालना है। चलो ये सब अच्छे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके, समझो। यहाँ पे और कोई वैरायटी, चलिए एक और ट्रापीजियम वाला वैरायटी है दे देते, चलो ठीक है। मान लीजिए डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर देते, ज्योमेट्री थोड़ा इंक्लूड कर देते, क्वाड्रिलेटरल दे देते, है ना। वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, एक क्वेश्चन दे देते इन चारों को, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देते और 4 इक्वेशन, और 4 या फिर मान लीजिए 2 ही बता देते, 2 ही सफिशिएंट है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। AX का मतलब है दोनों एक्सिस का बात चल रहा है, x और y दोनों एक्सिस, ठीक है। ऑब्टेन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, obtain the quadrilateral formed and its area, एरिया भी निकालना है उस क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रापीजियम है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर कोई स्पेशल पैरेललोग्राम है यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में से कोई है, या फिर काइट है, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है आपको बताना है। क्लियर है? चलो और अगर कोई वैरायटी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे तो, और एक ही वैरायटी दिख रहा है, साइड्स आर, चलो एक और देते हैं, आखिरी एक आध क्वेश्चन दे देते, काफ़ी सारा हो गया, 3 हो गया ऑलरेडी, एक और ले लेते, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन ग्राफिकली the coordinate of
vertices of triangle whose sides are y is equal to x, 3y equal to x and x plus y equal to 8, और दूसरा है y is equal to x, y is equal to 2x, y plus x equal to 6। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपके ग्राफ वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस करके इस थॉट के ऊपर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे उस लिहाज से तो स्ट्रगल करोगे, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। चलो तो देखते हैं एक एक करके सवालों को और समझते क्या कहने का कोशिश कर रहा है। मैं लिखूंगा तो नहीं पूरा, लिखने का काम आपका है, मैं सॉल्व करके दूंगा, बट सॉल्यूशन पूरा अच्छे से बनाना, एक एक चीज़ को टू द पॉइंट लिख करके, वो आपका जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं किए हो, कॉपी चेक करते वक्त मेरे को नहीं मिला, तो बहुत बुरा फंसोगे, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ बना देते सबसे पहले। पहला इक्वेशन जो आपको दिख रहा है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिख रहा है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले x y, मान लीजिए y को 0 लेते तो x2 आ जाएगा, x को 0 लेते y4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। x प्लस वाई इक्वल टू -1 अगर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x is 0 y -1, y 0 x -1, सही बात। तो बनाते हैं ये x ये y, ठीक है। तो 2, 0 और 0, -4, 0, -4, तो ये a 2, 0 आ गया, ये b 0, -4 आ गया। तो इनको बना दिया हमने। दूसरा 0, -1, ये पॉइंट ले लेते हैं 0, -1, और दूसरा -1, 0 एक और पॉइंट d -1, 0। तो ये दोनों इधर आ गया, सही बात है। तो आपको बोला गया था पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइंस मेड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने जो पॉइंट लिया वो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही लिया ना, पता ही चल गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस AXES प्लूरल फॉर्म, मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो कहां पे कट मार के जा रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस को पहला वाला लाइन आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a2, 0 एंड b0, -4 एंड the line x plus y plus 1 equal to 0 cuts the coordinate axis at d -1, 0 and c0, -1। that's it, खत्म। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ही है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट मार के जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली क्या बोल रहा हूं, इत्तेफाक से हमने पॉइंट्स भी उसी लिहाज से सेलेक्ट किया है, ठीक है। हमेशा हमारा आदत ही होता है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट सेलेक्ट करके ही ग्राफ बनाते हैं। अगर इंटीजर नहीं मिलता है देन दूसरे पॉइंट के बारे में सोचते, वो अलग बात है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपका हो चुका है, मैंने आंसर भी आपको बता दिया। दूसरा पार्ट को जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तो अभी इस पॉइंट को तो आपको निकालना पड़ेगा ना ग्राफिकली। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफिकली आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, बट एज मेरे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है, मैं एक्यूरेटली ये निकाल भी नहीं पाऊंगा, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके निकाल रहा हूं। तो अगर सॉल्व करता हूं तो मैं मेंटली कर सकता हूं इजीली, x का वैल्यू 1 आ जाएगा और y का वैल्यू आपका -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो लगभग 1, -2 होगा, लगभग किया वही होगा, एक्यूरेटली एग्जैक्टली वही होगा 1, -2। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये 1 के हिसाब से और ये -2 के हिसाब से ही दिख रहा है पूरा, ठीक है। आप स्केलिंग से प्रॉपरली स्केल करके, मेरा थोड़ा सा इधर तेरा वेरा हो गया, तो आप प्रॉपरली जब बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली ग्राफ से ये 1 पे जाके ही कट करेगा, और ये इधर से आप खींचोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डॉटेड, तो ये -2 पे जाके ही कट मारेगा, गारंटेड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूं मैं ग्राफ को सुंदर बनाने के लिए, तो हो जाएगा। ये रहा 1 और ये रहा आपका -2, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो, तो अभी आपको बोला क्या था, चलो ये सब करके ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
आप समझ गए, मुद्दा समझ गए। अभी आपको बोला जा रहा है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइंस एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया फॉर्म कर रहा है उसको शेड करना है, ठीक है। तो एरिया जो फॉर्म कर रहा है एक्स, ये दोनों लाइन मिलके एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस ये है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस ना दे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए y इज इक्वल टू 0 भी दे सकता है यहाँ पे, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन विद y इज इक्वल टू 0। तो आप फंस जाओगे, अरे y इक्वल टू 0 कौन है, y इक्वल टू 0 कौन है? अबे गधा, 9th में पढ़ के आया है y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन जो एरिया फॉर्म कर रहा है वो एरिया कौन सा है? डेफिनेटली ये वाला एरिया है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और y एक्सिस के साथ, अगला वाला क्वेश्चन ही y एक्सिस के साथ है, y एक्सिस के साथ कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है? ये वाला एरिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हो गया काम, ठीक है ना। तो नंबर 2 का आंसर क्या होगा? द एरिया ऑफ द रीजन, या फिर पहले लिख लो द रीजन formed by the lines with x axis, x axis भी तो एक लाइन ही है, ये लिख के रख दो तो याद रहेगा, चमकेगा, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो दिमाग में चमक जाएगा। with x axis is shown in figure and the area, required area of the triangular region, कौन सा triangular region? AED is, एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा, कोई मेरे को बता पाएगा? तो एग्जैक्टली यहां से y एक्सिस के पैरेलल जो डॉटेड लाइन खींचोगे वही तो हाइट हो जाएगा ना। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? ये पॉइंट का y, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जितना होगा वही तो होगा ना ये लेंथ। अब समझो ना अच्छे से, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो हो जाएगा ना इस ट्राइंगल का हाइट, दैट इज 2 यूनिट। ठीक है, तो इसको अगर आप मार्क करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो मार्क, है ना। और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा AD। ठीक है, तो आप तो मैग्नीट्यूड से मतलब रखोगे, साइन का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हाइट हो जाएगा 2 यूनिट्स और AD कितना हो जाएगा? इधर 2 यूनिट्स है और इधर 1 यूनिट है तो 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। और आंसर एरिया लिख रहे हो इसीलिए स्क्वायर यूनिट में आना चाहिए, मिस्टेक मत कीजिएगा। सो फाइनल आंसर मस्ट बी 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? फाइनल आंसर मस्ट बी 3 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली आप y एक्सिस वाला ये वाला एरिया जब निकालेंगे तो यहां से आप x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींचेंगे, मान लीजिए ये EN अगर है तो वही हो जाएगा एरिया हाफ इंटू EN इंटू ये वाला कितना होगा? BC। तो EN हो जाएगा आपका क्या? इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा EN, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है ना, और वही हो जाएगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो ये पॉइंट x, ये 1 यूनिट है ना, x कोऑर्डिनेट तो वही है, तो EN का वैल्यू 1 हो गया और BC कितना हो जाएगा? ये -4 है, ये -1 है, तो गैप कितना है? 3 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट। समझ लो इस तरीके से आंसर। यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिखा, ये वाला पार्ट पहले आप लिखिएगा देन कंक्लूड कीजिएगा। यही है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ, उनको भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बात करते, कहानी आगे स्टार्ट करते। क्यों? चलो मैं इसको आप इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और प्रॉपरली नोट कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ लेक्चर में, आपके नोट्स में अच्छे से बना हुआ होना चाहिए और ग्राफ पेपर में होना चाहिए। पहले मैं बता रहा हूँ, ग्राफ पेपर में होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, दिस ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ फॉर्म्ड एंड इट्स एरिया। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है, ये सारे ग्राफ। पहला वाला है 2x - y = 2। सही है, तो जो भी है 3 ग्राफ बनेगा, है ना। ये मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, सेम क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों ग्राफ को बनाना है, फिर एक ट्राइंगुलर रीजन बनेगा इस टाइप का, देख लीजिएगा, है ना।
ज़रूर इस टाइप का बनेगा, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है, ये कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे आप जानो, है ना। ग्राफ पेपर में अगर आप बनाए हो तो ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ से ही ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पैरेलल लाइन, डॉटेड लाइन खींच के आपको कोऑर्डिनेट्स आप निकाल दोगे इजीली, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में सिस्टम मतलब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, अगर सॉल्व करने के बाद करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सॉल्व करने का और कोई जरूरत नहीं, अगर आप ग्राफ बना रहे हो एक्यूरेटली तो ग्राफ पेपर से ही निकाल दो, ग्राफ से ही निकाल दो सॉल्यूशन, है ना भाई। बट अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो अपने सॉल्यूशन को, देन आप सॉल्यूशन निकाल के चेक कर सकते हो, और वो कर लेना चाहिए बिल्कुल मेरे ख्याल से, क्लियर है। और फिर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा समझ ही रहे हो, है ना। इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा हाफ इंटू दिस हाइट इंटू जो बेस होगा वही निकाल दोगे। ये कोऑर्डिनेट्स अगर पता चलेगा तो ये बेस आ ही जाएगा, सही बात है ना, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। बोले कैसे निकालोगे सर, है ना। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये दोनों अगर ये पैरेलली ऐसे चलता है मान लो, ठीक है ना, अगर ये पैरेलली ऐसे चलता है तो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये y कोऑर्डिनेट का लेवल से ये y कोऑर्डिनेट का लेवल, मान लीजिए ये अगर y इक्वल टू, मेरे को दिख ही रहा है ये y इक्वल टू -4 होगा, है ना। और ये मान लीजिए अगर y इक्वल टू 6 भी हो जाता है तो -4 से 6 तक गया, मतलब ये हाइट डेफिनेटली क्या होगा 10 यूनिट्स का ही होगा ये हाइट, ठीक है। अभी अगर आप ये बोलते हो कि सर अगर मेरा ट्राइंगल इस तरीके से टेढ़ा आ जाता है सर, तब मैं ये वाला हाइट कैसे निकालूंगा, तब मैं ये वाला हाइट कैसे निकालूंगा, तो तब ये वाला हाइट निकालने के लिए टूल अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपको 11th में जाकर के मिलेगा। बट स्टिल आप एरिया तो जरूर निकाल सकते हो। बोले सर कैसे एरिया निकालेंगे, जरा समझा के दीजिए ना सर, समझ में नहीं आ रहा है कैसे एरिया निकालेंगे। मैं आपको क्लू बताऊं कैसे एरिया निकालोगे। वर्टिसेस तो आपको मिल जाएगा ना, तो वर्टिसेस अगर आपको मिल गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक फॉर्मूला सीखोगे कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते, तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाल जाए, है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप 9th में पढ़ के आए थे ना हेरोन्स फार्मूला, अगर एक ट्राइंगल का तीनों साइड पता है तो एरिया तो उसका निकाल ही लोगे ना, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी से, जहाँ पे s का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और a प्लस बी प्लस ए बी सी क्या है, तीनों साइड लेंथ है। समझ में आ रहा है। तो इजीली हेरोन्स फार्मूला से आप निकाल सकते हो, इसमें भी हेरोन्स फार्मूला से आप निकाल सकते हो, कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बट एज ये इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया। अदरवाइज इसको भी आप अल्टरनेटिव मेथड दे के हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप हेरोन्स फार्मूला, और यहाँ पे तो आप हेरोन्स फार्मूला के अलावा अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको हेरोन्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं आपके पास, क्लियर है क्या। चलो, क्योंकि लाइंस का इक्वेशन वगैरह कैसे लिखते हैं वो आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर सकते हो। मैंने जितने थॉट्स आपके साथ डिस्कस किए ना, सारे के सारे अपने नोट्स में होना चाहिए। एक एक चीज को समझ के कॉपी में लिखना है, अगर नहीं आया समझ में तो क्लास में अच्छे से पूछना है, पूछ के उसको किल करना है, खत्म करना है हमेशा के लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे दिया आपको ट्रापीजियम, दो ट्रापीजियम, है ना, ट्रापीजियम दे रखा है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल मैंने दिया है, बट ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो आप खुद ही निकाल सकते हो। दो लाइन तो दे दिया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो ये तो खुद ही पता चल गया, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है। अभी अगर अगला दो लाइन के बात करें तो एक है y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 तो ये हो गया, मान लीजिए ये 4 है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और 2x प्लस y बराबर 6। उसके लिए बस आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो x को अगर आप 0 डालोगे तो y आ जाएगा 6, और y को अगर 0 डालोगे तो x 3 आ जाएगा, तो 3,0 और उधर 0,6 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लाइन, तब ऐसे जाएगा, सही है। तो आपका जो रीजियन फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, ये वाला रीजियन ही तो, बाउंडेड रीजियन, बाउंडेड। ये वाला अगर आप बोलोगे तो ये तो अनबाउंडेड हो गया, है ना। और इस रीजियन में तो एक्स एक्सिस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो नहीं हो पाएगा।
इस रीजन का बात करें तो इसमें तो 1 2 3 आ रहा है, चारों के चारों तो नहीं आ रहा है। इसी रीजन में सिर्फ चारों के चारों प्रेजेंट है, 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और बाउंडेड बोला है ना, तो बाउंडेड मतलब क्लोज्ड रीजन होना पड़ेगा। अगर इस तरीके से खुला रीजन आता है तब तो यह अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना? तो बाउंडेड बोल के भी दिया है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एज इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड आपको पैरेलल दिख रहा है और दो साइड आपको नॉन पैरेलल दिख रहा है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये क्या होगा? ट्रापीजियम होगा। तो क्वेश्चन में ट्रापीजियम लिख के ही दे दिया था, बट मैंने इसको तुरंत चेंज करके क्वाड्रिलेटरल कर दिया ताकि यहाँ पे बच्चे लोग और ज्योमेट्रिकली फंस जाए, फंसने को फंसा सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ट्रापीजियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अगर दोनों के दोनों पेयर पैरेलल होता तो ये पैरेललोग्राम हो जाता। ठीक है, तो ट्रापीजियम बन गया। ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस चारों के चारों ग्राफिकली निकाल सकते हो। अगले लेक्चर में अलजेब्रिक नोटेशन सीखने के बाद अलजेब्रिक के भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और एरिया अगर निकालने को बोला जाए तो ट्रापीजियम का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, नाम वगैरह दे दीजिएगा, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ये अगर ये ए बी सी डी हो जाता है तो हाफ इंटू ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा? ए बी। तो ये वाला तो मिल ही जाएगा 0 से 4 तक, ये वाला तो 4 ही हो जाएगा, है ना। और ए डी और बी सी बस निकाल दीजिएगा। ये पॉइंट अगर मान लीजिए कुछ भी पता चल जाता है तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा ये वाला लेंथ। ठीक है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर देना, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम आ जाएगा। सिमिलरली आपको सेकंड वाले के लिए करना है। सेकंड वाले में 2 लाइन दिया हुआ है और दोनों के दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है, तो एक लाइन ऐसा होगा, एक लाइन ऐसा होगा, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो इस रीजन में एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाला साइड, ये वाला साइड। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चा लोग स्ट्रगल करता है थोड़ा सा सेकंड वाले पे। क्यों जानते हो क्या? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स तो जैसे तैसे वो निकाल देता है ना। ये पॉइंट उसको पता रहता है, ये पॉइंट उसको पता रहता है, मतलब ये पता है, ये पता है, तो वो पाइथागोरस लगा के ये लेंथ भी निकाल देता है, ये लेंथ भी निकाल देता है। बट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकालने में वो बहुत स्ट्रगल करता है और हकीकत में वो निकाल भी नहीं पाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, अभी जहाँ तक उसके पास टूल्स अवेलेबल है उसके मदद से। तो स्मार्ट बच्चा अगर आता है तो उसी जगह पे क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाएगा। कैसे बोलेगा? बोलेगा सर चिंता मत करो, आपको ट्रापीजियम का एरिया चाहिए ना। मैं बोला हाँ ट्रापीजियम का एरिया चाहिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सर ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला से ही उसको सॉल्व करना। मैंने बोला नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो सर आप ऐसे कर लो ना कि इस बड़े वाले ट्राइंगल से, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। बड़े वाले का एरिया से छोटे वाले का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा तो ट्रापीजियम का एरिया ही ना। और बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और नीचे वाला भी बहुत आसान है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्योंकि ये चारों कोऑर्डिनेट तो पता चल ही जाएगा ना यार, तो इजीली अपन निकाल सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? समझ लो मेरी बात? चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया, लिखना विखना सॉल्यूशन बनाना सब आपका काम है। फिर अगर कुछ कर नहीं पाए या समझ नहीं आया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा, तो ज़रूर आपको क्लास में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना सकते हो, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट करा चुका। बस इस प्रकार के लाइंस को कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको बनाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन बनाना मैं सिखा देता हूं आपको, 3y = x। ये शायद मैंने पहले लेक्चर में भी आपको सिखाया होगा। इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करने का कोशिश करूँ ना दोस्त, मैं कैसे प्लॉट करूंगा जानते हो? अभी आप बोलोगे सर x = 0 मानने से वो y = 0 आ रहा है, तो अभी कैसे प्लॉट करें? तो मैंने बोला था कि अगर x = 0 मानने से y = 0 आ रहा है, मतलब 0,0 जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लाइन 0,0 के थ्रू ही पास होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी लाइन मिल गया, आपको बताया गया था, ठीक है, तो वो लाइन डेफिनेटली 0,0 से पास होगा अगर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? इसको अगर लिखोगे तो ऐसे ही तो आएगा ना, ये कांस्टेंट टर्म तो नहीं है यहाँ पे, सही है। तो ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स 0 के अलावा कुछ लेना पड़ेगा सच दैट इंटीजर आ जाए, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसानी रहे। तो आप अगर y को 1 मान लेते हो तो x 3 आ जाएगा, और y को अगर 2 मान लेते हो तो x 6 आ जाएगा। तो एक बार आप 1,3 मान लोगे और एक बार आप 2,6 मान, सॉरी 3,1,
तो 3,1 तो ये पॉइंट आ जाएगा और एक बार आपका 6,2 आ जाएगा ये वाला पॉइंट, या फिर और थोड़ा नीचे होगा ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू आपका लाइन पास हो जाएगा, है ना। 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो स्केल से, पूरा पूरा लाइन बन जाएगा। यही हो जाएगा 3y = x का इक्वेशन। तो ऐसे लाइंस का इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो आपको पता है या नहीं, उसी चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो ये चीज़ अभी सिखा दिया। अभी आप y = 2x भी बना सकते हो, y = x भी बना सकते हो, है ना। y = x इसके थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, y = 2x और थोड़ा ऊपर से चला जाएगा। सर ये आपने डायरेक्टली कैसे जज कर लिए, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, स्लोप क्या है जानना पड़ेगा, तभी अपन समझ पाएंगे आखिरी में, ठीक है। तो ये दिमाग लगाने का अभी आपको जरूरत नहीं है, आप बस टेबल से ग्राफ जैसे बनाते हो बनाओ और टेंशन मत लो। देखो सारे के सारे लाइंस y = 0,0 से पास कर रहा है, और करना ही चाहिए क्योंकि सारे के सारे इसी फॉर्मेट में है, x + by = 0, जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? चलो, तो मेरे हिसाब से मैंने ग्राफिकल कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में बहुत समय लेकर के समझा दिया है, ठीक है। 2.5 घंटा ग्राफिकल डिटेल्स एट ए स्ट्रेच कौन पढ़ाता है भाई? कोई नहीं पढ़ाता है। पूरे इंटरनेट की दुनिया, पूरा देश में आप ढूंढ लीजिए, कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। हम पागल इंसान हैं, इसीलिए हम पढ़ाते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। खैर जो भी है, अब देखिएगा प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इजीली आप सारे सॉल्यूशंस अपने कॉपी में बना सकते हो, बट ग्राफ्स जो भी बनाओगे वो ग्राफ पेपर में होना चाहिए, पहले मैं बता रहा हूँ। मैं चेक करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहे, ठीक है। चलो, और अगर कुछ डाउट्स है या फिर कहीं पे सॉल्यूशन नहीं बना है, प्रॉपरली मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आया, सोचा भी नहीं, छोड़ दिया, सर समझाएंगे, नहीं, हम नहीं आएंगे समझाने। क्लियर है क्या? हम उन्हीं को पढ़ाते जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो प्रॉपरली कर लीजिएगा अपना काम, और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगा, उसमें क्या है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जितना कंसेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस किया उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा चैलेंज करके बोलता हूँ कि अपन जितना पढ़ाते हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे वो 12th का बोर्ड हो, चाहे वो कोई IIT का मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो ISI का एग्जाम हो, CMI का एग्जाम, कंसेप्ट उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओलंपियाड्स का गारंटी मैं नहीं लेता, है ना, क्योंकि उसमें अनाप्शन आप कंसेप्ट पूछते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ठीक है। तो ओलंपियाड्स, CMI, ISI जो प्योर मैथमेटिकल फील्ड है, उसके अलावा IIT JEE तक कोई भी क्वेश्चंस यहाँ के बाहर नहीं आ सकता, जो ये लेक्चर्स है, ठीक है। बाकी प्योर मैथमेटिक्स वाला ब्रांच जो है आपका ISI हो गया, CMI हो गया, मैथ्स ओलंपियाड, ये 3 ही होता है हमारे देश में। हमारे देश में क्या, सारे देश में लगभग ऐसे 3 ही होते हैं, 3 से 4 रेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन होते हैं सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए, या फिर जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं उन बच्चों के लिए। पसंद करते हैं मतलब ये नहीं कि स्कूल में 100 में 100 आ गए तो पसंद करना, ये कोई पसंद करना होता नहीं है, ये शौक होता है, फॉर्मेलिटी होता है। पसंद करना मतलब उस लेवल में पसंद करना, ठीक है, कि जान लगा दे, कि दिन में 12 घंटा लगातार बैठ के गणित कर लेगा, वो भी उस लेवल में 2 + 3 5 नहीं, या फिर ये सब लल्लू चीज़ें नहीं, उस लेवल में काम कर लेगा, ठीक है। उन बच्चों के लिए होता है, तो उन बच्चों के लिए अलग से वो तैयारी होता है ना। वो यूनिफॉर्म तरीके से सबके साथ एक साथ तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। जो भी हो, मुद्दे का बात यहाँ पे जो बात करना है वही बात करते हैं, कि आपको यहाँ से अगर कोई भी डाउट है अकॉर्डिंगली आप क्लास में पूछ लीजिएगा। तो चलिए, मैं अभी शायद और मेरे पास थोड़ा बहुत 30 मिनट के आसपास और क्लास ले सकता हूँ, मैंने टाइम देख लिया, तो उसमें मैं कंसिस्टेंसी वाला पार्ट आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करा देता हूँ। एंड अगर उसका क्वेश्चंस आज के लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो करेंगे, अदरवाइज अगले लेक्चर में अलजेब्रिक सिस्टम के साथ, मतलब अलजेब्रिक सिस्टम के थ्रू कैसे सॉल्व करते, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों अगले लेक्चर में पढ़ाने का मेरा टारगेट है। एंड देन उसके अगले वाले पे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने से पहले आज देख लेते हैं कहाँ तक होता है ना। फिर अगर आज क्वेश्चंस उस टॉपिक का आज ही कंप्लीट हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 पे उनका क्वेश्चंस लेंगे एंड देन मेथड्स को पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करके चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, मैं तो आपको एक बात बताना भूल गया कि अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, है ना, और इनकंसिस्टेंसी का कंडीशंस, ठीक है। जो आपका वो वाला पार्ट होता है ना, कि 2 इक्वेशन अगर मैं दे देता हूँ, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कंसिस्टेंट
किस कंडीशन पे होगा, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे कोफिशिएंट्स के बीच में क्या कंडीशन होगा जिस वजह से ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, या फिर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और कंसिस्टेंस के अंडर पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। बेसिकली कोफिशिएंट्स के बीच का कंडीशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मेरे को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जरूरत होगा। उसका प्रूफ को बेसिकली रटा तो सकते हैं अपन डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ऐसा सब जानते हो कि सब कुछ आपको डिटेल बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल अपन डेप्थ में जाकर के अगर उसको लॉजिक को समझना चाहते कि क्यों ऐसे होता है, क्यों ये फॉर्मूला बुक में दिया गया है, बुक में इसका लॉजिक उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट क्यों ऐसे बट दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया, आप चिंता मत करो, क्यों ऐसा होता है वो चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ हो जाएगा, तो ये चीज़ अभी मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं है। तो आज का लेक्चर मेरे को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। वही मान लीजिए 70 मिनट्स के आसपास होगा लेक्चर, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में है ना, और हमारे पास 2 लेक्चर हैं, दोनों लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करना है, ठीक है। तो आज अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो एल्जेब्रिक मेथड्स करेंगे, ठीक है। हमारे पास एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाता है। इन तीनों मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम देख चुके हैं अच्छे से, है ना। एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड्स, वो हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और उसके साथ साथ पूरा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला पार्ट जो है वो पूरा कवर किया जाएगा, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो अगला लेक्चर नियर अबाउट 2 आवर्स जा भी सकता है, मेरे को कोई हिसाब नहीं है, मेरे को पता नहीं कितना समय लगेगा, बट एटलीस्ट 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स तो होगा, ठीक है। एटलीस्ट 90 मिनट्स और मैक्सिमम 120 मिनट्स, क्योंकि उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो 90 से 110 इस लिमिट के बीच में रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार, ठीक है। और फिर उसके बाद वाला लेक्चर बिल्कुल छोटा होगा, ऐसे ही 1 आवर का होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेंट मान लीजिए 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, और इधर मान लीजिए 4-5 घंटा सफिशिएंट है, 5 to 6 आवर्स, सही बात है, क्लियर है, ठीक है। और इसी में मैं इस लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, है ना। बुक के क्वेश्चंस, बाहर के क्वेश्चंस, मतलब आपका मटेरियल के क्वेश्चन सब मिला करके जितने भी अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते वो करा के दूंगा लेक्चर 4 में, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर बेस करके आता है, क्लियर है। तो ये हमारा दोनों लेक्चर का रिमेनिंग 2 लेक्चर्स इस चैप्टर का जो बाकी है उसका कंटेंट हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर तक हम सर कहाँ पे कवर कर सकते हैं, कहाँ तक, बिल्कुल आज के ये लेक्चर देखने के बाद पहले काम तो है कि नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, ग्राफ पेपर वगैरह के साथ, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर खत्म होते ही आपको एनसीईआरटी का आपका होमवर्क जो है वो रहेगा एनसीईआरटी का अप टू 3.2, ठीक है। सारे थियरी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन सब मिला करके होमवर्क है। अप टू 3.2 एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चंस तक आपको पूरा होमवर्क दिया गया आज इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आप ये पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थियरी मिलेगा तो नहीं, अगर मिलता है तो देख लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा क्लास में, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे बन जाएगा, सारे के सारे गारंटेड है। अगर कुछ भी नहीं बनता तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगला लेक्चर होने के बाद वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के पूरा चैप्टर में जो भी है सब कवर कर सकते हो, ठीक है। और लेक्चर 4 होने के बाद सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूजन में जाएगा, है ना, खत्म होगा। 4 लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर लगेगा। तो लेक्चर 3 थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। और लेक्चर 4 अकॉर्डिंगली उसी लेंथ का लगभग रहेगा, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो चलिए, अनफॉर्चुनेटली आज का लेक्चर यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सोच रहा था और 20-30 मिनट पढ़ा देता, क्लियर है। बट एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं तो वो कंसेप्ट अभी के लिए मेरे को या तो याद कराना पड़ेगा, और बेटर है कि याद करा के क्या करें, आगे ही पढ़ा देते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसा कोई खास, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, है ना। पढ़ते रहिएगा, अपना जो भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, कैसे भी करके आप पूछ के अपना डाउट्स क्लियर करना, और होमवर्क को बराबर करके क्लास में आइएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो होमवर्क दिया गया है वो साथों साथ निपटा लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं अपना लेक्चर, अलविदा।